हाय फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इस कंपनी का नाम है एंजल वन। बेसिकली ये कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ब्रोकरिंग का काम करती है। और अगर आप देखें कि करंट सिचुएशन में ये सारा सेक्टर, ये पूरा का पूरा सेक्टर, इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं रिलेटेड, हालांकि लिस्टेड स्टॉक्स कम हैं इसमें, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, लेकिन सभी जितने भी ज़्यादातर स्टॉक्स हैं सारे ख़राब कर रहे हैं इन द रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ मार्केट। क्योंकि मार्केट भी जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट के थ्रू चल रही है इस समय कंटिन्यूसली। पिछले 12-13 महीने से मार्केट का जो रिटर्न बन रहा है वो बेसिकली नेगेटिव है, सभी का नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव रिटर्न्स बनते हैं मार्केट में तो उसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो एज एन हॉल्ट में चला जाता है। बेसिकली कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पर सेल और उसके बेसिस पे मार्जिन बनता है बेसिकली कंपनी का। तो सिर्फ यही कंपनी नहीं, कई सारे और भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं इसमें। मोतीलाल ओसवाल हुआ, एंजल वन हुआ, साथ ही साथ आप देखें 5 पैसा कैपिटल एक लिस्टेड स्टॉक है। और अगर आप देखें तो आनंद राठी भी है, एक 360 वैम है, और कुछ ऐसे हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं। आनंद राठी का रिसेंटली ही एक वो भी शायद ब्रोकिंग का एक अलग से अपना स्टॉक लिस्ट कर रहे हैं। बेसिकली आनंद राठी जो एक और मैंने जिसके नाम लिया अभी, वो शायद उनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस संभालते हैं। तो बेसिकली ये सेक्टर पूरा ऐसा है कि इसमें मार्केट सेंटिमेंट्स जब बेहतर होते हैं, मार्केट में जिस समय तेज़ी होती है, तो उसमें अच्छे रिटर्न या एटलीस्ट जो रिवर्सल होता है मार्केट का, बेसिकली डाउन साइड से अप साइड की तरफ जब मार्केट चलना शुरू करता है या नीचे से जब ऊपर की तरफ की रैली शुरू होती है मार्केट की, तो ये सारे स्टॉक्स बेहतर करते हैं। देखने में यही आया है ज़्यादातर। तो बेसिकली ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है इस समय इस स्टॉक में, कह लीजिए ऐसा सबको। और भी कई सारे, तो मैं अगर आपको कहूँ प्राइस एक्शन के लिहाज से तो इस समय शायद 2100 के आसपास है एंजल वन। और ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से गया था ऑलमोस्ट 3600 के ऊपर तक टच करके आया। नहीं, शायद 4000 भी टच किया, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन मैं इसमें तब इस स्टॉक में मैं इन्वेस्टेड था और उस समय मैंने प्रॉफिट बुक किया था। एंड वहाँ प्रॉफिट बुक करके मैं स्टॉक से एग्ज़िट कर गया था। ये भी एक डिस्क्लेमर आपको दे दूँ तो मैंने लिया था ये करीब 2100-2200 के आसपास लिया था पिछले साइकिल में। और जब ये अच्छा साइकिल चल रहा था उस लेवल पे मैं बेच कर निकल गया था, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब डाउन ट्रेंड और डाउन साइकिल चालू हो गया है। इवन मैनेजमेंट का भी यही गाइडेंस था कि भाई हमारा ये जो अभी बिज़नेस में मार्जिन और ये सारा जो भी हिट ले रहे हैं, ये सारे बहुत सारे जो है नीचे की तरफ जा रहा है बेसिकली स्टॉक। उनका यही कहना था कि इसको रिकवर करने में अभी संभावना ये लग रही है कि उनको समय लगेगा। तो बेसिकली बिज़नेस जो है वो, मैं बिज़नेस के बारे में आपको कुछ डिटेल्स बता दूं। जैसे कि बिज़नेस जो है वो स्टॉक, कमोडिटी और करेंसी ब्रोकिंग और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का काम करता है। बेसिकली स्टॉक से भी काम करते हैं, कमोडिटीज़ से रिलेटेड भी काम करते हैं। कमोडिटीज़ में आप गोल्ड, सिल्वर एंड आप जानते ही हैं बहुत सारे कमोडिटीज़ हैं। खाने पीने की कई कमोडिटीज़ होती हैं, जीरा है और ये सारा है। तो उसका भी एक एक्सचेंज है MCX बोलकर। तो करेंसी में ये रुपी वर्सेस डॉलर का एक करेंसी का है। और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज हुआ इनका, बेसिकली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं जिनके लिए ब्रोकिंग का काम कर देते हैं, बहुत सारे बैंक्स को काम मिलता है तो वो इनके थ्रू अपना काम कराते हैं। वो बेसिकली एक पूरा सेटअप का एक तरीका है जिसके थ्रू ये काम चलता है। प्रोवाइडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप जानते ही हैं जब ज़ीरो ब्रोकरेज वाला सिस्टम आया था तो उसके बाद ही इन बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस ने मार्जिन फैसिलिटी देना शुरू की थी कि आप जितना आपके पास, अगर आप अपना डीमैट अकाउंट में जो भी होल्ड कर रहे हैं उसका एक परसेंटेज आपको वो फ्री में दे रहे हैं कि आप उसको यूज़ करिए, उस पर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बेसिकली वैसा एक सिस्टम है, तो उससे भी अच्छी खासी कमाई आती है। साथ ही साथ डिपॉजिटरीज़ के सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड का काम है। लेंडिंग भी करते हैं NBFC की तरह, और कॉरपोरेट एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं। माने बेसिकली इनका एक टेक ड्रिवन एक पूरा एक सेटअप बना लिया है इन्होंने, जिसके थ्रू ये इंश्योरेंस भी बेचते हैं कई कंपनियों के। तो वो टाई अप्स किए रहते हैं। तो बेसिकली
ज़ीरो माने जिसको कह सकते हैं टेक ड्रिवन पूरा फैसिलिटी चल रही है इनकी। तो ब्रोकरेज और एडवाइज़री से ही इनको सबसे ज़्यादा हेल्प होती है और फिनेंशियल प्रोडक्ट्स को ये आगे बेचने में इनको आसानी होती है। अगर टोटल क्लाइंट बेस को देखें कंपनी का तो करीब करीब 1 करोड़ 38 लाख के करीब था फिनेंशियल ईयर 23 में। लेकिन अगर अभी करंट का देखें तो करीब करीब 3 करोड़ 10 लाख क्लाइंट्स हैं इनके। और डीमैट में मार्केट शेयर अगर देखें तो पहले 12% का था 2023 में, अब करीब करीब 16% है। एक्टिव क्लाइंट बेस जो है वो करीब करीब 78 लाख के आसपास है। एनएससी में जो एक्टिव क्लाइंट बेस पकड़ा जाता है, बेसिकली एनएससी पे जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका एक पूरा एक्टिव बेस पता चलता है कि वो कितने परसेंटेज उनके पास होल्डर्स हैं जो कि रेगुलरली अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं या जो भी कुछ है। तो उसके लिहाज से भी देखा जाए तो 15% की हिस्सेदारी है। बेसिकली आपको याद होगा, और मैं एक बात याद पड़ गई अभी एकदम से तो उसको भी रिलेट कर देना चाहता हूँ कि आईपीएल में इन्होंने अब स्पॉन्सरशिप पे अच्छा खासा पैसा खर्चा किया था। पिछले साल आईपीएल में इनका स्पॉन्सरशिप में जो था अच्छा खासा इन्होंने पैसा खर्चा किया था। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म था इनका व्यू कि हम लंबे समय में इसके लिए खर्चा कर रहे हैं अच्छा खासा। उसकी वजह से क्या हुआ, इनके लिए मार्जिन का प्रेशर आया क्योंकि ये खर्चा आपको अप फ्रंट लेना पड़ता है। ये एक तरीके एडवर्टीज़मेंट का खर्चा उन्होंने किया। उनका ये मानना है कि इसका जो फ़ायदा उनको मिलेगा वो आने वाले 1 से 2 सालों तक ये देखने को मिलेगा। तो काइंड ऑफ इस तरीके का है। अब इनका जो मार्केट शेयर है बेसिकली किस तरीके के डीमैट अकाउंट्स पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके बेसिस पे इनका रेवेन्यू आता है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो इनका कहना है कि इक्विटी पे हमारा जो रेवेन्यू है वो उतना नहीं आता करीब, फिर भी लेकिन करीब करीब 19-20% है। और लेकिन सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा होता था, आप एक चीज़ और देखेंगे कि एफ.एन.ओ मार्केट पे इनका मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। करीब करीब 22-23% का इनके पास 23 से 24% का मार्केट शेयर था। और एफ.एन.ओ में अगर आप देखें तो जितने भी रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं वो कंटिन्यूअसली प्रेशर बनाए हुए हैं। बेसिकली सेबी हो, जितने भी एक्सचेंजेस हों, उनकी तरफ से ये प्रयास चल रहा है, कंटिन्यूअस ये प्रयास चल रहा है। अगर आप देखें एक्सपायरीज़ हो, चाहे पहले वीकली एक्सपायरीज़ होती थी, हर इंडेक्स पे होता था। मिड कैप पे अलग होता था, स्मॉल कैप पे अलग होता था, निफ्टी पे अलग होता था, बैंक निफ्टी पे अलग होता था, सबकी अलग अलग एक्सपायरी होती थी जिसको कि बंद कर दिया गया। फिर कहा गया कि हर एक्सचेंज के बेसिस पे एक एक्सपायरी होगी। और करंटली अगर करंट की सिचुएशन अगर आप देखें तो करंट सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि अब ये जो एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की होती है इवन मंथली, उसको भी बंद करना है। तो बेसिकली सेबी और जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो ये देख रही हैं कि कंटिन्यूअसली जो नए लोग आ रहे हैं मार्केट में वो एफ.एन.ओ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंजल वन एक उनमें से था जिसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एफ.एन.ओ से मिलता था। बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शंस और ये गार्ड रेल लगा देने के बाद होता क्या है कि आपका रेवेन्यू का शेयर वहाँ से जो आता था वो रुक जाता है, बिकॉज आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपने लॉट साइज़ बढ़ा दिया। पहले अगर आप 25 शेयर लेकर लॉट साइज़ पे काम कर सकते थे, अब वो बढ़कर 75 हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश हो रही है कि आप एफ.एन.ओ ना करो। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो करते हैं सो करते हैं, खैर। लेकिन ये था जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बनी। तो बेसिकली इनके बिज़नेस का जो मेन इनकम आती है वो करीब करीब 72% आती है ब्रोकरिंग और डिपॉजिटरीज़ की तरफ से। तो ये बेसिकली एक पूरा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इक्विटी से रिलेटेड, करेंसीज, कमोडिटीज़ से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है इनका। बाकायदा ये रिसर्च भी करते हैं और अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और आप अगर देखें कि क्लाइंट को फंडिंग भी करते हैं तो वहाँ से इनका करीब 12% का रेवेन्यू होता है। क्लाइंट की फंडिंग कैसे करते हैं, बेसिकली कुछ लोगों को 80% ऑफ द वैल्यू, माने जिसका जो पैसा या इक्विटी का पोर्शन है उसका 80% तक का भी ये क्लाइंट, वही मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वहाँ से भी अच्छा रेवेन्यू होता है। वो इंटरेस्ट पे जो इनकी इनकम होती है वो अच्छी खासी होती है। थर्ड पार्टी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं, बॉन्ड्स बेचते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इवन आप देखेंगे कि आईपीओज़ में भी ये लोग पार्ट लेते हैं। आईपीओज़, अलग अलग कंपनियों के आईपीओज़ आ रहे हैं तो उसको भी प्रोवाइड करना, उसके लिए भी एक मैंने पुश करना कस्टमर्स को कि आप लें, आप करें, इन्वेस्ट करें, आईपीओ में अप्लाई करें, आपको अलॉटमेंट मिलेगा। काइंड ऑफ
एक ये पूरा बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। तो मैं इस बिजनेस मॉडल के बारे में यही कहूँगा कि बहुत अच्छा सा बिजनेस मॉडल होता है एंड इसमें आपको करना कुछ नहीं है। अब तो क्या हो गया, सब कुछ टेक ड्रिवन हो गया। बेसिकली एक ऐप आ गया है, हर कंपनी जो है वो मिनिमम हिंडरेंस रखना चाहती है। जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, वो अब सीधे ऐप पे जाकर कोई भी चीज़ कर सकता है एंड पूरा कंट्रोल उसके पास है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई है नहीं। एक समय था कि मैं सुनता हूँ, मैंने तो नहीं कभी किया, पर मैं सुनता था कि लोग फॉर्म भरना पड़ता था जाकर कि मुझे शेयर लेना है। तो वहाँ से अगर आपके मोबाइल पे सब आ गया है तो इतना आसान हो गया चीज़ों को करना। तो ये दिखाता है कि क्या स्केल और क्या स्कोप है इसमें। इसमें क्या होता है, साइकिल ख़राब हो जाता है। जब बिज़नेस का साइकिल ख़राब हो जाता है तो आपको ऐसे बिजनेसेस से बाहर रहना है, आपको इसमें घुसना नहीं है उस समय। आपको जब दिखे कि ये रिवर्सल है, उस मोमेंट में इस बिजनेसेस में आपको ग्रोथ दिखेगी। वो जो बिज़नेस का मार्जिन है या जो भी चीज़ें हैं, मैं आगे अभी आपको डिटेल्स और भी क्लियर करूँगा। तो वहाँ आपको क्या होता है, उस जगह पर जाकर आपको वो बेनिफिट मिलेगा, आपको वो चीज़ें दिखेंगी, आपको वो रेप्लिकेट होता हुआ दिखेगा उनके फिगर्स में, सेल्स में, ऑपरेटिंग मार्जिन्स में, इवन प्रॉफिट्स में। तो बेसिकली ये पूरा एक प्रोसेस है, ये पूरा साइकिल चल रहा है। मार्केट का अगर पिछले 12, 13, 14 महीने का अगर मार्केट देखें तो कंटिन्यूअसली नेगेटिव ट्रेंड पे है। एटलीस्ट वो साइडवेज हो रखा है। साइडवेज हो जाने से होता ये है कि लोगों का डिमोटिवेशनल होता है। बेसिकली एफ.एन.ओ पे कोई ट्रेड नहीं कर रहा है क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। आप देख लें, अचानक से मार्केट गिरता है, ठीक चल रहा होता है, पॉजिटिव होता है, 15 मिनट के अंदर में एकदम से मार्केट पूरा आउटबस्ट हो गया, नीचे चला गया, एकदम से पूरा नेगेटिव हो गया। तो सबके ऐसे हिट हुए। मैंने बताया अभी आपको, मैंने एक और वीडियो डाला था करंट मार्केट सिचुएशन में, उसमें मैंने प्राइस एक्शन आपको समझाया कि बेसिकली जहाँ से ये दिखने लगा चार्ट पर कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाली है, तो वहाँ से जाकर मार्केट को गिरा दिया गया और बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट हुआ उस समय। तो ये बहुत क्लियर बात है। तो इसलिए एफ.एन.ओ एंड ये सारी चीज़ें, और मैंने बहुत सारे सजेशंस भी दिए। मैंने कहा कभी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो ये सारी चीज़ें ना करें कि मैंने आप इसका एस.एल लगा कर बैठे हों। एस.एल लगा के बैठेंगे तो आप अपने हाथ की चीज़ दूसरे के हाथ में दे रहे हैं, वो तय करेगा कि कब आपको गेम से बाहर कर देना है। ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। डिसीजन आपके होने चाहिए, आपका स्टॉक होना चाहिए, आप पसंद करें, आप देखें कि आपको कब कितना प्रॉफिट लेकर निकलना है। इसके लिए तरीका होना चाहिए। ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है, इसीलिए मैं कोई स्टॉक के रिकमेंडेशंस भी नहीं करता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं बिज़नेस पे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, कुछ नए बिजनेसेस के जो है नए बिज़नेस सेगमेंट्स की तरफ भी मूव कर रहे हैं। बेसिकली एसेट मैनेजमेंट की तरफ काम कर रहे हैं। इन्होंने म्यूचुअल फंड अपने लॉन्च किए, 3 स्कीम्स उसमें लॉन्च किए। करीब 74 करोड़ का अब तक इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, AUM हुआ है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। तो वो करीब 74 करोड़ का है और इनका एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 से 3 साल में ये जो है बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और वेल्थ मैनेजमेंट का भी ये काम कर रहे हैं। बेसिकली उसको इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आइकॉनिक वेल्थ बोल के। उसके अंडर इनके 680 क्लाइंट हैं अब तक। पिछले मैंने जब से इन्होंने लॉन्च किया तो 3790 करोड़ का AUM मैनेज कर रहे हैं उसमें। और पूरा इन्होंने अपने ऐप को टेक ड्रिवन किया है, उस पर अच्छा खासा काम किया है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का, जैसे कई कंपनियों के SIPs का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना, इंश्योरेंस का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों के जिसका माध्यम इन्होंने पार्टनरशिप के थ्रू वो कर लिया है बेसिकली। तो पार्टनरशिप इनकी कैसे है मैं आपको समझा दूँ। पार्टनरशिप इनकी जैसे आदित्य बिरला के साथ क्रेडबी बोल के एक आप देखेंगे ऐप है, उसके थ्रू IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, SMFG फिनेंस बोल के इन सारे कंपनियों के साथ भी इन्होंने टाई अप किया है। और मैंने वो अपने ऐप के थ्रू भी इंश्योरेंस देना, मोटर इंश्योरेंस कहिए या फिर किसी को अगर लोन चाहिए और किसी को SIP करनी है, तो इन सारी चीज़ों को ये बेसिकली उसके थ्रू काम करा रहे हैं। तो वहाँ पर भी इनका मार्केट शेयर वहाँ से भी आता है। तो ये सारे नए आयाम हैं, मैंने बहुत आसान करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें घुसें। अब थोड़ा सा सारी चीज़ों के बाद थोड़ा सा इस पर बात कर लूँ कि मैंने कंपनी का जो फिनेंशियल्स हैं वो बहुत ख़राब हो रखे हैं इस समय। फिनेंशियल्स पे अगर आएँ और कंपैरिजन करें, अगर जून टू जून
क्वार्टर का ईयरली बेसिस पर करें। और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको क्वार्टर टू क्वार्टर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। कुछ चीज़ें समझ में आएंगी लेकिन कुछ का कुछ बेस नहीं बनेगा, तो प्रॉब्लम वहाँ बनती है। अगर जून को ही बेस बनाकर चलें तो 682 करोड़ का सेल था 2022 में, और जून 2023 में वो सेल बढ़कर 826 करोड़ हुआ। जून 2024 जब आप समझिए कि मार्केट सबसे पीक पे थी तो इनका सेल हुआ था 1405 करोड़। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2 साल में इनका रेवेन्यू जो है वो डबल हो गया। एंड ख़ास बात ये थी कि जून 2025 का फिगर अगर आप देखें 1141 करोड़ है, माने वहाँ से सेल गिर गई है। अब जब सेल गिरती है तो उसका इम्पैक्ट आपको प्राइस एक्शन पे दिखता है। अगर आप चार्ट जाकर देखोगे, अब चार्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्ट सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि फिनेंशियल्स क्या बता रहा है। जो फिनेंशियल्स में हो रहा है वही चार्ट पे दिख रहा है बेसिकली। किसी को चार्ट देखने को नहीं कहता हूँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिनेंशियल्स जैसे होंगे। मैंने 682 करोड़ से 1405 करोड़ सेल पहुँचाई आपने, तो आपका जो सेल बढ़ रहा था तो शेयर प्राइस भी ऊपर जा रहा था, सेल अच्छा खासा और तेज़ी से ऊपर जा रहा था। 2 साल में आपने ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 700 करोड़ की जगह मैंने जहाँ 682 करोड़ का सेल था 2 साल के अंदर में 1405 करोड़ पे आप खड़े थे। अब वहाँ से सेल गिर गई है, 1150 करोड़ के भी नीचे चली गई। तो जब सेल गिर जाएगी तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बेसिकली बात यह है। अब ओपीएम पे बात कर लें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बेसिकली जो शुरुआती लेवल पे एक जो ऑपरेटिंग मार्जिन आता है कंपनी का, वो अगर आप देखें तो जून 2022 में 39% था, जून 2023 में करीब 40% था, और जून 2024 में जो है वो घटकर 33% आया। लेकिन फिर भी क्योंकि सेल इतनी ज़्यादा थी तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा था बेसिकली। और जून 2025 में अगर बात करें, यही ओपीएम जो है ये 24 पे आ गया था। ऑलमोस्ट आप ये देखें कि वहाँ से भी इसमें अच्छी खासी गिरावट है। मैंने 40 के बेसिस पे अगर देखें तो 40% मार्जिन जा चुका है इस समय कंपनी का। तो ये इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके कारण ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो आईपीएल का एक्सपेंस किया और ये सारी चीज़ें थी, तो इन सब का भी इम्पैक्ट आया बेसिकली फिनेंशियल्स पे। तो मैं ये नहीं कहूँगा इतनी तेज़ी से मार्केट गिरना चाहिए, माने मार्केट शेयर या फिर मार्जिन गिरना चाहिए। मार्जिन गिरने के कारण कुछ भी हो सकते हैं कि इन्होंने एक्सपेंसेस किया। अब उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन बेसिकली जो दिख रहा है वो करंटली ये है कि इनका ओपीएम जो है वो करीब 40% का एक बेस अगर मान भी लें, बल्कि इसके ऊपर का इनका मार्जिन है। इनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले साल, माने इस साल के अंत तक जाकर इसको 40-45% के परसेंटेज मार्जिन पे वापस टच करेंगे। क्योंकि ये मैनेजमेंट से ये सवाल पूछा गया था, तो मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए हमको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट इतनी जल्दी ठीक होगा, एक्सपेक्टेशन ये है कि इस साल के अंत तक जाकर चीज़ें ठीक हों। बेसिकली ये एक चीज़ है। और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 182 करोड़ था 182 करोड़ था 2022 में, और नेट 221 करोड़ था 2023 में जून में, और 2024 में 293 करोड़ था, और इस बार जून 2025 में 114 करोड़ रह गया। तो प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ है। और क्योंकि आपको मैंने बताया कि एफएनओ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और ये सारी चीज़ें, तो इनका एक अच्छा खासा बेस आता था, वहाँ से सेल आती थी, वहाँ से ब्रोकरेज आता था, वहाँ से मार्जिन आती थी, वो हिट हो गया है बेसिकली। और अगर एक चीज़ और मैंने नोटिस की, मैं चेक कर रहा था प्रोमोटर होल्डिंग को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। अगर ऑलमोस्ट देखें 2022-23 से लेकर अब तक करीब 10% जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो घट चुकी है। तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं मालूम क्या कारण है क्या नहीं है। एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ने कंटिन्यूसली बाई किया, उनका स्टेक बढ़ गया है। पब्लिक की होल्डिंग करीब 40% के आसपास मैंने देखी। तो ये तो शॉकिंग था कि इससे मुझे ये समझ में आया कि पब्लिक बैठे हुए हैं, लेकिन प्रमोटर जो है वो अपना स्टेक कंटिन्यूसली बेचते हुए निकल जा रहे हैं स्टॉक से। तो जो कि पता नहीं क्या कारण है, क्यों बेच रहे हैं, ये तो प्रमोटर ही जाने। खैर, इस पर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। बेसिकली ये समझ में आया मुझे कि वो प्रमोटर ने स्टेक काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है। एंड इसमें जो भी स्टेक्स प्रमोटर्स के स्टेक्स हैं, इसमें उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं। दिनेश जी कुछ नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है। खैर, बेसिकली ये था कंपनी का पूरा फिनेंशियल और पूरी सिचुएशन। तो प्रमोटर होल्डिंग कंटिन्यूस गिरना एक नेगेटिव साइन है, जो कि दिखाता है कि प्रमोटर
ने ये फ़ील किया है कि बिज़नेस में अभी इस समय जो है माने वो कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर रहे हैं बेसिकली। चाहे जो भी कारण हो, जो भी उसका रीज़निंग हो, खैर आप अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें इस स्टॉक को लेके। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। मैंने सिर्फ एक आपको बिज़नेस एनालिसिस और रिज़ल्ट के बारे में बताया। इस समय ये टोटल सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा ख़राब कर रहा है, इसलिए उस हिसाब से मैंने आपको इस पे अपडेट किया। थैंक यू सो मच।